नमस्कार, मैं हूं आरती राय। गुरुस्थल के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे। और सुनाइए, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छे हैं? कई दिन हो गए मेरी क्लास आप लोगों तक नहीं पहुंची थी, तो उसके लिए भाई मैं क्षमा चाहती हूं, क्योंकि मैं दरअसल किसी आवश्यक कार्य से मैं बाहर गई हुई थी, जो जाना बहुत ज़रूरी था। ठीक, आपको पता है कि मैं एक महिला भी हूँ, मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो उसको पूरा करना थोड़ा ज़रूरी रहता है। ठीक, तो आज जो हमारी चर्चा होगी वह होगी उत्तर वैदिक काल पर। ठीक, इस उत्तर वैदिक काल में हम लोग आज कुछ उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे और उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति क्या रही, इन दो बातों पे आज हमारी चर्चा होगी। देखिए, जो इसके पहले हम अभी क्लास ख़त्म किए हैं, जो आपके पास जो वीडियो गई होगी, उसमें वैदिक काल संबंधित उसके साहित्य को पूरा हमने ख़त्म किया है और उसमें पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल का जो भी कुछ होता है उसको भी हमने पढ़ा दिया। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं, भाई ये है क्या, उसका स्रोत क्या है। तो जैसे साहित्यिक चीज़ें थी हमने पढ़ ली। ठीक, उसके बाद हमने उसका समाज पढ़ा, संस्कृति पढ़ा, राजनीति पढ़ा। संस्कृति तो खैर अलग से हमने नहीं पढ़ाया, क्योंकि संस्कृति देखिए धर्म में ही आ जाती है। वैसे किसी भी चीज़ को समझने के लिए चार चीज़ पढ़ते हैं। ठीक, समाज, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था। एक संस्कृति भी अलग से होती है। अगर देखा जाए तो संस्कृति समाज और धर्म में ही जुड़ जाता है। ठीक, वो उसी के कुछ परीक्षाओं में अलग से जब पूछता है तो उसको अलग से बातें बता दी जाती है। ठीक, लेकिन यहाँ आपको अलग से नहीं, उसी में बातें सब। देखिए, संस्कृति क्या है, समाज से ही संबंधित होती है, धर्म से संबंधित होती है चीज़ें। ठीक है ना? तो अच्छा, एक बात हम बता दें कि जब मेरी शायद 8वीं क्लास है, 7वीं या 8वीं क्लास है, जिसमें मैंने राजनीतिक पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को पढ़ाया था। और उसमें एक गलती हो गई है कि यहाँ पर हमने राजनीतिक स्थिति के बजाय धार्मिक स्थिति लिख दिया था। अब वो हुआ क्यों? देखिए, ऐसे कोई वो नहीं है, गलती तो हुई है। पहले मुझे ध्यान नहीं था कि हमने धार्मिक स्थिति पढ़ा दिया है, और शुरुआत जब हमने किए तो पहले हम लिख करके आप लोगों को समझा रहे थे। शुरुआत जब किया तो वहाँ पे धार्मिक स्थिति, पूर्व वैदिक काल की धार्मिक स्थिति हेडलाइन डाल दिया था, और आधा से ज़्यादा हमने यहाँ पर लिख लिया। बाद में वीडियो खोल के देखा तो याद आया कि नहीं, ये तो हम धार्मिक स्थिति पढ़ा चुके हैं। तो उसको हमने फिर वापस मिटारा और ये ऊपर हेडलाइन ऐसे रह गया। इसे लगा कि धार्मिक की जगह मैं राजनीति कर दूंगी, और न जाने कैसे ध्यान से उतर गया। बाकी सारी बातें मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। उसके बाद जब पढ़ाने लगे तो 1-2 मिनट के बाद हमने देखा भी कि याद है, लेकिन जब वीडियो आप कोई भी स्टार्ट करेगा तो उसे बातें तो ये सारे राजनीतिक लिखे होंगे, लेकिन हेडलाइन धार्मिक, तो ये थोड़ी सी गलती है। और उस समय वीडियो देते वक्त भी हमें ध्यान नहीं रहा यह बात कि इसको वो एडिट करते हैं ना तो कुछ बना देंगे, वो वाली बात नहीं हो पाई, तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहूँगी। ठीक, तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अब व्यस्तता इतनी थी तो मैं कुछ बोर्ड पर तो लिख नहीं पाई हूँ, इसलिए जो भी कुछ है वह सब मैं लिख करके ही समझाऊँगी। समझना ज़रूरी होता है ना? तो यहाँ पर जैसा कि मैं लिखी हूँ, उत्तर वैदिक काल। ठीक, देखिए, जो इसके पहले जो हमने पूर्व वैदिक काल पढ़ा, पूर्व वैदिक काल का जो मुख्य पेशा था वह पशुपालन था। पूर्व वैदिक काल पशुपालक आधारित संस्कृति थी, और उत्तर वैदिक काल में यह चीज़ें बदल जाती हैं। उत्तर वैदिक काल
में पशुपालन की जगह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो जाती है, स्थायी जीवन हो जाता है। ठीक, जीवन जो है स्थायी हो जाता है, एक जगह लोग रहने लगते हैं, कृषि कार्य करने लगते हैं। और इसी उत्तर वैदिक काल में लोहे की भी पहली बार जानकारी मिलती है। ठीक, अगर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पशुपालक आधारित संस्कृति थी, और यह संस्कृति जो पशुपालक वाली थी उत्तर वैदिक काल में बंद हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि पशुपालन नहीं रहता है, रहता है, पर जो इतना उधर महत्व था कि पशुपालन ही करना था उतना उत्तर वैदिक काल में नहीं रहा। तो चलिए कुछ मैं, आप लोग चाहें तो ये चीज़ें मेरे साथ लिखिए भी, मैं आपको बोर्ड पर समझा रही हूँ, और या बैठ करके समझ लीजिए। इस चीज़ को जब मैं समझा लूँगी तो आप लोगों को मैं बोल दूँगी, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा विशेषताओं पे बात कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल यहाँ पर हमने लिख दिया। उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का होता है। विशेषताएं, यहाँ पर मैं विशेषताओं की उत्तर वैदिक काल की ये क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान अस्थायी जीवन था। उत्तर वैदिक काल ये था जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था एवं अस्थाई क्या था, जीवन था। एक जगह लोग रहने लगे, और पहली बार ही यहाँ पर पहली बार ही लोहे का साक्ष्य मिलता है। लोहे का साक्ष्य मिलता है पहली बार। और लोहे से क्या बनता है, अगर लोहे की हम बात करें तो लोहे से उस समय क्या बन रहा है, उस समय लोहे के अस्त्र, लोहे के अस्त्र तथा औजार बनते थे। औजार कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए औजार बनते थे। उत्तर वैदिक काल में पश्चिमी बिहार गंडकी नदी तक, उत्तर वैदिक काल में यहाँ उत्तर वैदिक काल में पश्चिमी बिहार कहाँ, गंडक नदी तक ये क्या हुआ, पहुँच चुके थे। और इनका जो है आर्य संस्कृति का प्रसार क्या हुआ था, हो चुका था। ठीक, फिर से देख लीजिए, यहाँ जो है विशेषता की हम बात कर रहे हैं थोड़ी कुछ, कि कृषि प्रधान, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होती है और जीवन अस्थायी हो जाता है यहाँ पर। और यहीं पर पहली बार लोहे का साक्ष्य मिलता है, और लोहे से उस समय अस्त्र बनाए गए और कृषि कार्य के लिए औजार भी बनाए गए। उत्तर वैदिक काल में पश्चिमी बिहार तक, गंडक नदी तक ये आर्य लोग पहुँच चुके थे, उसके आगे ये लोग नहीं गए। ठीक, बिहार के पूर्व में, अब बिहार के पूर्व में क्या है, अंग और मगध है। अंग और मगध जैसे क्षेत्रों के लिए, अंग और पूर्व में, बिहार के पूर्व में अंग और मगध जैसे क्षेत्रों के लिए आर्यों ने एक शब्द का प्रयोग किया था, ब्रात्य। ठीक,
और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। ब्रात्य का मतलब होता है निम्न, निम्न कोटि, ठीक, निम्न कोटि का। यानी कि उत्तर संपूर्ण गंगा घाटी से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित हो चुके थे। यानी कि संपूर्ण गंगा घाटी से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित हो चुके थे, ठीक। अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो मुख्य पेशा था वह क्या था? पशुपालक आधारित संस्कृति थी। उत्तर वैदिक काल में यह पशुपालन वाला कार्य बंद हो जाता है, ठीक। कृषि कार्य मुख्य पेशा बनता है और यहीं पर उत्तर वैदिक काल में ही अस्थायी जीवन जीने लगते हैं लोग, ठीक। अगर पूर्व वैदिक काल की क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले पूर्व वैदिक काल में जो आर्य कहाँ आए? सप्त सैंधव क्षेत्र में। पूर्व वैदिक काल, अब यहीं पर हम थोड़ा समझा देते हैं। पूर्व वैदिक काल में आर्य कहाँ आए थे? चले कहाँ से थे पहले? वो चले थे यूरोप, यूरोप से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पर आए पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। कहाँ? भारत के सप्त सैंधव क्षेत्र में आए थे। पूर्व वैदिक काल में जो आर्य आए कहाँ आए थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में आए थे, सैंधव क्षेत्र में आए थे, ठीक। और जब सप्त सैंधव क्षेत्र में आए तो ये सबसे पहले क्या हुआ? सतलज और यमुना नदियों का जो बीच का क्षेत्र इन्होंने कब्जा कर लिया था। नाम क्या रख दिया? ब्रह्मावर्त। और जब ये पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करते हैं तो उसका नाम आर्यावर्त रख देते हैं, ठीक। यानी कि संपूर्ण गंगा घाटी से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे। संपूर्ण गंगा घाटी से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे, ठीक। वहीं अगर उत्तर वैदिक काल में देखिए जो मुख्य केंद्र था ना, ये गंगा घाटी ही रहा। गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा नदी क्षेत्र आप कह लीजिए या गंगा का दोआब क्षेत्र कह लीजिए, ठीक। मैं समझा रही हूँ, समझते रहिए। उस समय जो है देखिए, इनको अगर उत्तर की बात किया जाए तो आर्यों को उत्तर की बात किया जाए तो आर्यों को हिमालय की जानकारी थी। हिमालय की अगर उत्तर में हम बात करें तो हिमालय की जानकारी थी। हिमालय की क्या थी? जानकारी आर्यों को थी, ठीक। दक्षिण में विंध्य पर्वत की जानकारी थी इनको। दक्षिण में विंध्य पर्वत की जानकारी थी, ठीक। और यही उत्तर वैदिक काल में इनको कहाँ तक की जानकारी होती है? इनको बंगाल की भी जानकारी होती है, बंगाल की खाड़ी की जानकारी होती है, अरब सागर की जानकारी होती है। और यही उत्तर वैदिक काल में इनको बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की जानकारी देखने को मिलती है, जानकारी, ठीक। जानकारी इनको हो जाती है क्योंकि इसका जो है
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। ये बंगाल उत्तर वैदिक काल में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की जानकारी होती है इनको, तो ये इसका आपको उल्लेख कहाँ मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, ठीक, शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। और शतपथ ब्राह्मण में ही नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना गया। इसी शतपथ ब्राह्मण में ही नर्मदा नदी जो है उसे रेवा नाम से उल्लेख मिलता है। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को? उत्तर वैदिक काल में पूर्व कबीलाई व्यवस्था का पतन होता है। सबसे पहले जो पूर्व कबीलाई मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो कबीलाई समाज था उसमें पतन देखने को मिलता है। ठीक, इसे हटा देते हैं ना, हटाते हैं तो थोड़ा हम बता रहे हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो है कबीलाई व्यवस्था का, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था क्या होता है? पतन हो जाता है। ठीक, पतन हो जाता है। तो क्या होता है पतन के बाद? इस पतन के बाद क्या होता है भाई? क्षेत्रीय जनपदों का या राज्यों का निर्माण होता है। पतन से क्षेत्रीय जनपदों या राज्यों का निर्माण होता है। कुछ कबीले आपस में मिल करके, कुछ कबीले जो क्या है आपस में मिल करके जनपद का निर्माण करते हैं। कबीले आपस में मिलकर क्या करते हैं? जनपद का निर्माण करते हैं। और कुछ कबीले यानी कुछ कबीले स्वतः ही अपना विकास करके जनपद की क्षेत्रीय स्वतः ही विकास करते हैं, यानी स्वतः ही अपना विस्तार करके, विकास के जगह विस्तार करके जनपद, क्षेत्रीय जनपदों के रूप में क्या होते हैं? तब्दील हो जाते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, जैसे भरत और ये जो पुरु कबीला क्या बन जाता है? कुरु राज्य बनाता है। एक होता है क्रीवी तुर्वस कबीला क्या बनाता है? पांचाल। इस तरीके से बहुत सारे लोग आपस में मिल करके जनपद का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे थे जो स्वतः ही विस्तार करके जनपद की श्रेणी तक पहुंच चुके थे। ठीक, यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो कबीले थे वही अपना ज़्यादा विकास करता है और वही कबीले क्षेत्रीय जनपद का निर्माण करता है। ठीक, अब ये जो जैसे शुरुआती दौर में, अब हम शुरुआती दौर की बात करें तो जो शुरुआती दौर में जो जनपद और
बने हैं उनका नाम है काशी, कौशल, कैकेय। जो शुरुआती दौर में शुरुआती दौर में जो जनपद बने कौन? काशी, कौशल, विदेह, कैकेय। ठीक, ये जो काशी है ये शुरुआती दौर में बने। कौशल, विदेह में कि एक राजा थे जनक, जो अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। कैकेय का भी तो बहुत बार प्रश्न देखिए आता रहता है कि कैकेय का एक राजा था, वह भी अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए क्या नाम था उनका? अश्वपति नाम था। ठीक, इसी तरीके से जब यहाँ पर देखें क्या बन रहा है? जनपद ही बन रहा है। फिर ये अपना विकास करते हैं, कुछ दो कबीले मिलके आपस में जनपद का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये और आगे समय बढ़ता है। समय जब आगे बढ़ता है तो महाजनपद काल तक ये जो जनपद होता है आपस में भले ही संघर्ष करके जीत लेते हैं या स्वतः मिल जाते हैं, वैवाहिक संबंध हो जाता है। इन तरीके से और बड़े जनपद यानी महाजनपद, यहाँ पर महा लग गया तो महाजनपद काल में बड़े बड़े राज्य का निर्माण होता है। महाजनपद काल में बड़े, क्या लिख दे रही हूँ भाई मैं भी, बड़े बड़े राज्य क्या निर्माण होता है। ठीक, लेकिन यह महाजनपद काल इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। यहाँ पर ये है पूर्व वैदिक काल। ठीक, पूर्व वैदिक काल कैसा था? कबीलाई था, कबीलाई। ठीक, अब उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब उत्तर वैदिक काल में कई सारे कबीले आपस में मिलते हैं, कुछ कबीले स्वतः अपना विस्तार कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है? जनपद बन जाता है। ठीक, अब वही महाजनपद में बड़े बड़े राज्य मिलकर, वहीं महाजनपद में बड़े बड़े राज्य मिलकर बड़े बड़े राज्य मिलकर के क्या करते हैं? जनपद का निर्माण करते हैं ना, महाजनपद का निर्माण करते हैं। और उस समय इनकी संख्या 16 थी। निर्माण करते हैं, मिलकर क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका? महाजनपद का। और उस समय जो संख्या थी कितनी थी? 16 थी। महाजनपद की उस समय संख्या 16 थी। और ये सब बातें महाजनपद वाली हम महाजनपद में करेंगे। अभी जो हमारी जो चर्चा है इसी पर होगी। ठीक, अभी हम विशेषताओं की बात कर रहे थे, समाज को भी थोड़ा देख लेते हैं। समाज में क्या बदलाव होता है? ठीक है ना, समाज में क्या बदलाव होता है? इस समय रात के 9:30 बज रहा है और मैं यह क्लास बना रही हूँ क्योंकि आज ही आना हुआ है तो थकान थी तो नहीं हो पाया। ये शाम भी नहीं हो रहा है भाई, चलिए यही बना लेते हैं। देखिए, अभी हम विशेषताओं की बात कर रहे थे। ठीक, समाज को भी थोड़ा समझ लेते हैं। उस उत्तर वैदिक काल में समाज में भी काफ़ी बदलाव होता है। ठीक, जैसे
जैसे जो है जो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के अंत में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। वर्ण व्यवस्था जो बदलाव है, देखिए वैदिक ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक, ठीक, पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल के अंत में क्या होता है, सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है। समाज कर्म आधारित था। उस समय जो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था, समाज क्या था, कर्म आधारित था। लेकिन कर्म आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल के अंत में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। फिर भी उस समय का जो समाज था वह कर्म आधारित था, जाति मूलक नहीं था। वहीं उत्तर वैदिक काल में आते आते यही उत्तर वैदिक काल में, यही उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, समाज क्या हुआ, समाज को देखते हैं, वर्ण आधारित हो गया। वर्ण आधारित हुआ, जाति आधारित, जन्म आधारित हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वह उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया। जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वह उसके लिए क्या हुआ, अनिवार्य हो गया। ठीक, यानी कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था अपने कठोर रूप में स्थापित हुई। यानी कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था अपने कठोर रूप में स्थापित हुई। ठीक, उत्तर वैदिक काल में पहली बार आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। यहाँ देख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल में पहली बार आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार आश्रम व्यवस्था की क्या होती है, शुरुआत होती है। आश्रम व्यवस्था का जो, और आश्रम कितने हैं, 4। ठीक, आश्रम जो है, यह आश्रम इस समय भाई कितने थे, 4 थे। अब 4 में क्या है, ब्रह्मचर्य। ठीक, आप लोगों को तो पता होगा, फिर भी लिख देती हूँ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। ठीक, यह 4 आश्रम थे। और आश्रम व्यवस्था का
जो घनिष्ठ संबंध है, यहाँ हटा देते हैं, आश्रम व्यवस्था का जो घनिष्ठ संबंध है किससे है? पुरुषार्थ से है। यहाँ लिख देते हैं, आश्रम व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध किससे है? पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ से है। ठीक, अब पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या भी 4 है। अब पुरुषार्थ की संख्या 4 है तो कौन कौन से हैं आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, फिर से समझ लीजिए। देखिए, जिसे अगर नहीं समझ में आएगा ना तो वह वीडियो को दोबारा देख लेगा, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद भी बहुत थकी हूँ ना, बस आज ही आई हूँ, आज बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मुझे लगता है 5 से 6 दिन हो गए हैं क्लास गए हुए, और आज जितने भी बच जाए वह मैं अपलोड करवाऊँगी। ठीक, क्योंकि मैं बुला के रखी हूँ किसी को कि यह वीडियो ले जा करके उस बंदे के पास दे दे जो वीडियो अपलोड करता है। ठीक, तो उनका जो समय जो है वो संभवतः 10:30 के आसपास आएंगे तो ले जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से बनाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक, फिर से समय, उत्तर वैदिक काल में पहली बार आश्रम व्यवस्था का शुरुआत होता है, और आश्रम क्या है? 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और आश्रम व्यवस्था का जो सबसे घनिष्ठ संबंध किससे होता है? पुरुषार्थ से होता है। पुरुषार्थ भी 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, ब्रह्मचर्य में, अब यहाँ पर जरा समझिए, ये जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य प्लस धर्म, इस समय धर्म संबंधित ज्ञान अर्जित करते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये लोग रहते थे और गुरुकुल में रहते थे, धर्म संबंधित ज्ञान अर्जित करते थे उस समय। और गृहस्थ जीवन में, अब यहाँ ये है धर्म है, तो धर्म के साथ ये क्या हो गया? ब्रह्मचर्य भी हो गया है ना, ब्रह्मचर्य। ठीक, यह एक साथ हो गया। अब ये अर्थ और काम गृहस्थ जीवन में होता है, गृहस्थ जीवन। इस गृहस्थ जीवन में परिवार बढ़ाने एवं परिवार का पालन पोषण करने यानी विकास करने के लिए आमदनी यानी पैसा कमाते हैं, आमदनी करते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए, गृहस्थ जीवन में परिवार बढ़ाने के लिए काम और परिवार के विकास के लिए आमदनी की व्यवस्था करनी होती थी उस समय काल में, इसलिए यह दोनों काम होते थे। देखिए, मैं ये जो है ये आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ जो होते हैं और ये विवाह, संस्कार, इन सब चीज़ों से ना मैं पढ़ाने से बहुत बचती हूँ। पता नहीं क्योंकि 1-2 बार जो ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दे पाई उस समय, तो मुझे बहुत ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ठीक, चलिए हम बताते हैं थोड़ा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और ये वानप्रस्थ जो है यहाँ पर, इसे देखिए, ये वानप्रस्थ और संन्यास, यहाँ पर ये मोक्ष का, यहाँ पर मोक्ष हम लिख देते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी तैयारी करते थे। कहाँ? इस वानप्रस्थ और संन्यास में मनुष्य मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अपनी तैयारी करता था। ठीक, और जो हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार, अब एक और टॉपिक आता है संस्कार। संस्कार कितने हैं भाई? 16 हैं। ठीक, बहुत सारे संस्कारों की शुरुआत
उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। फिर और बहुत सारे कई सारे संस्कार, गिनती की जो 16 है, कुछ संस्कार उत्तर वैदिक काल में ही शुरू हो गया था और कुछ संस्कार बाद में उसमें जोड़ दिए गए। अगर हम विद्वानों की बात करें तो बहुत सारे संस्कार जो हैं, संख्या बहुत ज़्यादा बताई गई। किसी ने 40 बताया तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने 20-25, इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने संस्कारों की अपनी अपनी संख्या बताई है। तो जरा सा ये कहानी देखिए। अब विशेषताओं की बात तो हम यहाँ पूरी करते हैं, ठीक। तो जरा हम ये बचाने, आप लोग बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो आप लोग अपने से क्या पढ़ेंगे। मैं जितना अब इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊँगी, राजनीतिक स्थिति पढ़ा दूँगी, राजनीति के बाद सामाजिक के बाद हम धार्मिक पढ़ा देंगे, आर्थिक पढ़ा देंगे। ये फिर हमारे पूरा खत्म हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। लेकिन आप लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे आश्रम व्यवस्था को पढ़ना है। आश्रम व्यवस्था को खुद से पढ़ना है। यहाँ से आश्रम व्यवस्था में देखिए कई सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके समय है कि भाई 5 से लेकर के 25 साल तक, और 25 साल से 50 साल गृहस्थ हो गया, फिर 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 संन्यास की बातचीत है। और इसी में फिर जब ये 25 साल के बाद जब शुरू होते हैं तो यहाँ आपका ये शुरू हो जाता है गृहस्थ जीवन में। बाद में 75 के 100 वाले बाद यहाँ मोक्ष वाली वो वानप्रस्थ और संन्यास हो जाता है, ठीक। तो आप एक तो पढ़ेंगे अपने से, ये आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे, दूसरा पुरुषार्थ भी पढ़ेंगे। पुरुषार्थ, ठीक। पुरुषार्थ, संस्कार, विवाह, ठीक। 1 2 3 4, यह 4 चीज़ आप लोगों को खुद से पढ़ना है। मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगी। क्यों? इसके चर्चा करने के देखिए मैं क्यों बता, क्योंकि आश्रम व्यवस्था 4 हैं, तो उन चारों में क्या क्या चीज़ें थी इतना गहराई में नहीं पूछा जाएगा। बस आश्रम व्यवस्था कितनी है, तो 4 है ये, या तो सीरियल से नाम के मिला कौन किसके बाद आता है। अब पुरुषार्थ की बात करें तो पुरुषार्थ में भी तमाम प्रकार की बातें होती हैं। पुरुषार्थ 4 होते हैं। अब ये पूछेगा पुरुषार्थ में कि कौन किस में आता है, जैसा हमने यहाँ पर बताया है कि ब्रह्मचर्य धर्म संबंधित हो जाता है, अर्थ और काम गृहस्थ संबंधित हो जाता है, वानप्रस्थ और संन्यास मोक्ष संबंधित हो जाता है, ठीक। अब यहाँ संस्कार की बात करें तो इसमें 16 प्रकार के विवाह हैं। तब कौन सा विवाह कितना मान्य रखता है, कौन कितने नंबर पे आता है, कौन पहले नंबर पे आता है, कौन दूसरे नंबर पे आता है, कौन बैलों को उपहार में देता है भाई दहेज के रूप में पिता अपने पुत्री को, किसे गंधर्व विवाह कहा जाता है, कौन किसका है। तो ये सब तमाम बातें इतनी गहराई में नहीं पूछेगा, फिर भी कुछ न कुछ फिर भी आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास की बात कर रही हूँ। एक बार हुआ क्या कि मैं पढ़ा रही थी, मैं इसलिए देखो मैं बच रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो एक दिन इस पर 4 टॉपिक है तो 4 के 4 क्लास बन जाएंगी और कोई मतलब नहीं बनता, इतना गहराई में पूछेगा भी नहीं सवाल आप लोगों से, ठीक। तो इसको हमने पुरुषार्थ समझाया, फिर विवाह, सभी लोग क्लास में बड़े थे, ठीक। और वो क्लास संभवतः PCS वाली थी, ठीक। तो उसमें कोई छोटा नहीं था, जो भी थे 25 साल के ऊपर वाले ही थे। और उसमें संख्या की बात करें तो महिला की संख्या ज़्यादा थी, ठीक। तो एक महिला थी, वो अपने 7-8 साल के बच्चे के साथ भी आई हुई थी। तो उन्होंने अपने बच्चे को पास में बैठा के पढ़ाया, मतलब क्लास लिया। तो हम इसी पे हमारी चर्चा हो रही थी, पुरुषार्थ पर। विवाह बताया तो विवाह तो मतलब मालूम था उसको भाई मैरिज होता है और बहुत सारी बातें। अब हमने सबकी चर्चा कर दी, ये क्या है, ये क्या है। अब इस वाले शब्द की हमने कोई चर्चा नहीं किया। तो आखिरी में वह बच्चा पूछ बैठता है कि आपने इसका मतलब नहीं बताया, क्यों नहीं बताया।
हम कहे कि बड़े संकोच में हम पड़े कि अब ये छोटे बच्चे को क्या बताया जाए, और कुछ लोग थे जो हंसने भी लगे। तो आप लोग भी, हालांकि उस समय मैं एक शिक्षिका की भूमिका में थी, तो इसलिए मैं सारी बातों को विस्तार से मैंने वहाँ पर समझाया था। यहाँ ये यूट्यूब चैनल पे यह वीडियो अपलोड होगा, तो ज़रूरी नहीं लगता कि हर चीज़ें को बताई जाए। आप लोग समझदार हैं, तो आप लोग भी कभी इस तरीके से स्थिति होने तब बचिएगा ज़रूर, कि कोई बच्चा ना हो। तो अब हम कहेंगे आप बाद में बता देंगे, बड़ा हो जाइए तो फिर हम इसका पढ़ाएंगे। तो बोला बच्चा आप बाद में बताएंगी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो अब मम्मी मेरी फेल हो जाएगी तब। अब तमाम बातें जो है, अब क्या क्या बताएं कि वो बच्चा मुझे हमेशा याद रहता है। और यही कारण है कि मैं ये 4 टॉपिक न पढ़ाने से बहुत बचती हूँ। क्लास में भी, मैं ऑफलाइन क्लास में भी इस पर ज़्यादा नहीं, एक के साथ लिखवा देती हूँ, ज़्यादा समझाने का कार्य नहीं करती हूँ। ठीक, तो इसके बाद जो है अब हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग साथ में लिख लीजिएगा कुछ विस्तारों के बारे में। ठीक, तो लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा। देखिए, जिसे ना समझ में आए ना, दोबारा वीडियो देख लेगा भाई। थोड़ा सा मेरे ऊपर भी दया आप लोग बना दिया करिए, कि क्लास तो मैं दूंगी आप लोगों को, थोड़ा सा देर सवेर जो भी हो जाए पढ़ाऊंगी। लिखिए विशेषताएं, हेडलाइन डाल दीजिए आप लोग। उत्तरवैदी काल हेडलाइन डालिए, और उत्तरवैदी काल में विशेषताएं लिख ली, इस काल की विशेषताएं, ठीक है ना। लिखिए पहले नंबर पे, उत्तरवैदिक काल में उत्तरवैदिक काल में लोगों ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया था। उत्तरवैदिक काल में लोगों ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ कर दिया था, अर्थात कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ। आगे लिखिए, तकनीकी दृष्टि से लौह युग का आरंभ हुआ, क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम लोहे की जानकारी प्राप्त हुई है। और लोहे की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? अतिरंजी खेड़ा ना। इस काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय जनपदों का निर्माण हुआ। उत्तरवैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय जनपदों का निर्माण हुआ, फलस्वरूप कबीलाई संरचना में दरार पड़ा। आगे, जाति प्रधान, जन्म आधारित, वर्ण आधारित वर्ण व्यवस्था अपने कठोर रूप में स्थापित हुई। जाति प्रधान ऑब्लिक जन्म आधारित ऑब्लिक वर्ण व्यवस्था ऑब्लिक वर्ण आधारित ऑब्लिक अपने कठोर रूप में स्थापित हुई। इस काल में सर्वप्रथम प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ कर्मकांड तथा पशु बलि का प्रचलन आरंभ हुआ। इस काल में ही सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ तथा आश्रम व्यवस्था के बाद बगल में कोष्टक में लिख लीजिए 4, आश्रम व्यवस्था ब्रैकेट में 4, पुरुषार्थ 4 तथा संस्कार 16 जैसे सामाजिक धार्मिक व्यवस्थाओं का आरंभ हुआ। अब थोड़ा इसके प्रसार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार, ठीक, पूर्व काल की तुलना में, पूर्व काल यानी ऋग्वैदिक काल, ठीक, पूर्व काल की तुलना में आर्यों को बड़े भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान हुआ।
इस काल के आर्यों का केंद्रीय स्थल गंगा घाटी क्षेत्र रहा। इस काल के अंत होते होते पूर्व में गंडक ब्रैकेट में सदा नीरा नदी तक आर्य संस्कृति का प्रसार हो चुका था। अंग और मगध जैसे क्षेत्र आर्य संस्कृति के प्रभाव से अछूते रह गए। इस कारण ही अथर्ववेद में अंग और मगध के लिए ब्रात्य ब्रैकेट में निम्न कोटि के ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ। आगे, आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार में आग और लोहे की प्रमुख भूमिका रही। जिसकी जानकारी शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित विदेह माधव तथा राहुगण आख्यान से मिलती है। आगे लिखिए, शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम नर्मदा नदी, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद हम राजनीतिक स्थिति पे बात करेंगे। ठीक।